Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9 Dear CS Professional Students. याद रखिएगा आज का सेशन में ना दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मतलब जी हाँ, हम लोग चैप्टर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑडिट के अंदर। याद रखिएगा पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। और याद रखिएगा वो बेसिक को बेसिक मत समझ लेना कि वो आ सकता है प्रोबेबल क्वेश्चन है। दूसरा जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, याद रखिएगा हम डायरेक्टर की केवाईसी, कंपनी की केवाईसी और आईसीएसआई ने जो अपने मेंबर्स के लिए नो योर मेंबर के कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताई हैं उसे सीखेंगे। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, छोटा सेशन होगा। आई अंडरस्टैंड क्योंकि आपकी और क्लासेस भी कंटिन्यू हो रही हैं, ये भी हो रही हैं, तो मैं बहुत बड़े बड़े सेशंस नहीं बना रहा हूं। आपके लिए इतना ही सेशन बनाया जा रहा है ताकि आप सारी क्लासेस देख सकें और रेगुलर बेसिस पे देख सकें। ऑलराइट, सो अब ध्यान सुनते हैं आज के सेशन में। देखो, हम डायरेक्टर केवाईसी की जब बात करते हैं तो याद देखिएगा इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्टर्स के अपने खुद के जो पर्टिकुलर्स हैं, खास तौर से याद रखिए इंपॉर्टेंट जो उनके पर्टिकुलर्स हैं उसके में खास तौर से डायरेक्टर का पर्सनल फोन नंबर, डायरेक्टर का जी एड्रेस, ये कंफर्म होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, क्योंकि आप जानते हैं ना फ्रॉड्स अगर होते हैं कंपनी के अंदर तो गड़बड़ पकड़ में आने वाले लोग कौन है। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टर अगर झोल कर रहे हैं तो रेगुलेटर्स कहता है कि भाई इनकी आइडेंटिटी एकदम क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसके लिए MC21 ने, जी हाँ, हम जैसा हम जानते हैं मिनिस्ट्री ने स्पेसिफिकली याद देखिएगा कुछ फॉर्म्स बताए हुए हैं। अब अगर डायरेक्टर्स की केवाईसी करनी है तो हम जानते हैं DIR 3 हम फाइल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनके लिए किसके लिए मैंडेटरी है? तो कहता है जिन जिन पर्सन्स को ना दिन अलॉट किया गया है, ऑफ कोर्स क्योंकि आज का डेट में, या अगर मैं आज का डेट की बात नहीं करूं, अगर मैं कहूं आपसे जनरली अगर जैसे ही अगर एक कॉन्सेप्ट दिन की हम बात करते हैं तो दिन आपको अलॉट हुआ, इट मींस दैट आप आज एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए। अब ध्यान सुनो ना, आप लोग जानते हैं दिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, बोलो मेरे साथ में एक बार। हाँ मुझे पता है, तुम्हें पता है, ठीक है मुझे पता है, लेकिन बोलो मेरे साथ में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिन अगर किसी पर्सन को अलॉट हुआ है तो उसके लिए मैंडेटरी है। इवन तुम्हें पता है मजे की बात, आप भले ही किसी कंपनी के अंदर अभी कोई डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर रहे हो, क्या सर अभी आप किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर रहे हो, बट अगर आपको दिन अलॉट हुआ है तब भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको ना DIR 3 अपनी केवाईसी के लिए, जी हाँ, डायरेक्टर को केवाईसी के लिए फाइल करनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं, याद रखना केस स्टडी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट, आज याद आ रहा है 164 सर, 164 ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्क्वालीफाइड अगर हो भी गया है, डिस्क्वालिफिकेशन हो भी गई है भाई, सेक्शन 164 अट्रैक्ट हो गया कंपनीज एक्ट, तब भी क्या मुझे केवाईसी डालनी पड़ेगी DIR 3 की? आंसर इज यस, मैंडेटरी है। बात पकड़ना, ध्यान से सीखना, ठीक है। इसके साथ साथ हम सीखेंगे आज के सेशन में कि जो कंपनी है ना, कंपनी उसका भी एक्टिव फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी है, वो भी मैं बताऊंगा। और अगर आपने नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। तो इसको सेशन को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऑलराइट, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नए स्टूडेंट लोग भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि फिर तुम पूछते हो व्हाट्सएप पर आके पूछते हो, स्टाफ से पूछते हो कि हमें क्लास नहीं मिलता है। क्लास मिलेगा कहां से? आपको पता है ना, पहले यहाँ एक बार बता दिया जाता है। इसके अलावा पूरा सेशन चाहिए, पूरी क्लासेस चाहिए तो बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, मिल जाएंगी विद टेस्ट सीरीज। सो मेरा रेगुलर स्टूडेंट लोग तो जानता है, क्लासेस देखता है, टेस्ट अटेम्प्ट करता है, अच्छा मार्क्स लेके आता है। आप लोग अगर नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। इसके अलावा क्लासेस रेगुलर बेसिस पे भी मिलेंगी, रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगा, बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे है, सेपरेट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए, ये तो काम हो गई, काम की अलग बात। अब हम आते हैं हमारे सेशन पे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अपना मॉड्यूल सामने रखिएगा, एकदम इजी हो जाएगा बेटा। मॉड्यूल से घबराना नहीं है, मॉड्यूल से आज पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोकेगा। आई ट्रस्ट यू, ऑलराइट, ट्रस्ट मी, एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अब देखिए, केवाईसी ऑफ कंपनीज के अंदर सबसे पहले हम करते हैं कवर एप्लीकेबिलिटी ऑफ DIR 3। मतलब सिंपल सी बात रखना, जिनको दिन अलॉट हुआ है उनके लिए मैंडेटरी DIR 3 फाइल करना। मतलब सर आओ देखो सीखो, DIR 3 KYC is required to be filed by every director who holds DIN on or before 31st March of a financial year and whose DIN status is approved। Of course, अप्रूव का मतलब भाई DIN अप्रूव हो गया होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जब आपका DIN अप्रूव हो गया है तो आपके लिए मैंडेटरी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है,
आपको 31 मार्च से पहले या ऑन और बिफोर याद रखना। अगर आपको दिन अलॉट हुआ है और अप्रूव्ड है तो आपके लिए मैंडेटरी है DIR3। अभी सर अप्रूव हुआ नहीं तो फिर क्या करोगे DIR3 डाल के? समझ में आ रहा है ना लॉजिक? DIR दिन मिल गया तो DIR3 भी जाएगा। अब वो बताऊंगा, अभी वेब बेस्ड भी है, ई फॉर्म है, अब चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से DIR3 इजीली फाइल कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। एनीवेज आइए देखते हैं, पहले सीखते हैं। ड्यू डेट का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? DIR3 मतलब KYC जो कर रहे हैं ऑन बिफोर 30 सितंबर। अब देखो यहाँ कर रहे हैं इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब सर इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे हमने बात की 31 मार्च ना, आपको ना 30 मतलब सर 30 सितंबर तक करा देना है, ये ड्यू डेट है। सर मैंने नहीं कराया, सितंबर तक नहीं कराया मैंने, DIR3 फाइल नहीं किया है, तो 5,000 रुपया तैयार रखिएगा, आपको फी पे करना पड़ेगा। सर अगर मैंने ड्यू डेट पर करा दिया तो पैसा नहीं लगाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। बात पकड़ में आ रहा है? वो प्रोफेशनल अगर कोई फीस चार्ज करेंगे तो करेंगे, मतलब यूजुअली करते ही है छोटी मोटी फीस तो, बट अगर आपने ड्यू डेट तक किया तो कोई फी नहीं है। 30 सितंबर तक किया कोई फीस नहीं, 30 सितंबर के बाद कर रहे हो तो 5,000 रुपया लगेगा। ऑलराइट सर, तो पहला बात हमने सीखा कि DIR3 फाइल करना है अगर मुझे दिन अलॉट हो गया है, मतलब आई एम द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और इट इज नॉट सरी आई एम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सपोज आई एम हैविंग द दिन बट आई एम नॉट अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, देन स्टिल हैव टू फाइल DIR3। पकड़ में आ रहा है? इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर ही हो रहा हूं, दिन अलॉट हुआ है तो मैंडेटरी है। अच्छा सर ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अच्छा एक क्वेश्चन राइज ये होता है किसी के माइंड में हो सकता है कि सर सपोज एक पर्सन जिसके पास दिन है बट वो डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर रहा है और आगे किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना भी नहीं चाहता है वो, तो दिन को सरेंडर करो। सरेंडर करने का मतलब MCA पे 21 पे जाके वापस से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, सरेंडर करना होगा। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट द प्रीरिक्विजिट्स। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ DIR3, इसमें यूनिक पर्सन मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग OTP का मतलब आई होप जानते हैं आप लोग, ठीक है। सो इट इज मैंडेटरी, राइट डाउन OTP, क्लियर। सो यू हैव टू गिव द टू डिटेल्स, फर्स्ट इज योर मोबाइल नंबर, सेकंड इज पर्सनल ईमेल आईडी। फर्दर आता है सर्टिफिकेशंस किससे लेना होगा? तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को आप जा सकते हैं। एंड यहाँ पे याद रखिएगा डिजिटल सिग्नेचर, रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न पर्सन। कंसर्न पर्सन का मतलब यहाँ पर किसको कह रहे हैं? द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर द डिन, हु हैज अप्लाइड फॉर द डिन, मींस डायरेक्टर और पर्सन क्यों कह रहे हैं? स्टिल इट मे बी दैट पर्सन इज नॉट होल्डिंग द डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, बट whenever he is filing the DIN or for apply for a DIR3, he has to sign this DIR3. Second, certification by the practicing company secretary या practicing chartered accountant, practicing cost accountant हो सकते हैं, वो certification कराना mandatory है। Third, now further applicability of disqualified directors, it is mandatory. Note down, DIR3 KYCs would be mandatory for a disqualified directors. कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा? सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर ये सेक्शन अट्रैक्ट हो गया देन इट इज मैंडेटरी, याद रखिएगा मैंडेटरी है, तब भी मैंडेटरी है डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स के लिए टू फाइल DIR3। नाउ सेकंड पॉइंट इज डीएक्टिवेशन। अब ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर एक किसी पर्सन ने जो डायरेक्टर दिन होल्ड कर रहा है, सर उसने DIR3 फाइल नहीं किया 30 सितंबर तक, MCA को आ जाएगा गुस्सा। और MCA मतलब यहाँ पर जो हमारी ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री है, और वो कह देगी बेटा जाओ हम डीएक्टिवेट कर देते तो हमारा दिन, और खतरनाक हो जाएगा। देखो समझो, इफ डायरेक्टर फेल्स टू फाइल DIR3 MC21, सिस्टम विल रिमार्क, बड़े प्यार से जस्ट से लिखते हैं क्या, अप्रूव्ड इन अगेंस्ट विच DIR3 हैज नॉट बीन फाइल्ड एंड डीएक्टिवेटेड विद रीजन ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ DIR3। अब एक बात सोच के देखो, MC21 की साइट पे तुमने विजिट किया और तुमने देखा, मान लीजिएगा ABC कोई भी एक्सपेक्टेड डायरेक्टर है, आपने उसका दिन चेक किया, दिन चेक करते चेक करा, पता लगा उधर क्या लिखा हुआ बड़े शब्दों में डीएक्टिवेटेड, और प्यारा अच्छा सा रीजन और लिखा हुआ है, क्यों? ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DIR3। आपको लगेगा ना यार इस पर्सन को अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं जो इतना कैजुअल है, जिसने अपने पर्टिकुलर्स भी अपडेट नहीं कर रखे हैं। समझ में आ रहा है? घबरा मत जाना, मतलब समझो इस चीज को कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? सो ऑलराइट, अब देखो फी कितना है, देखो
कहता है पहली बात तो एमसीएस नोटिफाइड निल फी लेट फी फॉर 5,000 रुपीज फॉर द फाइलिंग ई फॉर्म DIR 3 KYC रूल 12A ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014। फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन दे रखा है, जी हाँ, डीएक्टिवेटेड अगर हो गया है तो उसको रिस्टोर किया जाएगा, ऐसा नहीं है डीएक्टिवेटेड मतलब कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। Also notified a format of E form DIR 3 under the new rule 12A along with the procedure for registration of deactivated DIN of directors applicable। क्या हो रहा है? रूल 12A बेसिकली जो बात कर रहा है किसका है? डायरेक्टर्स केवाईसी के अंदर 12A सर किसका है? डायरेक्टर्स केवाईसी का। उसमें प्रोसीजर बताया गया है क्या कि वो जो आपका डीएक्टिवेटेड DIN है वो रिस्टोर किया जाएगा, मतलब आप वापस उसे एक्टिव करा सकते हैं, परमानेंटली नहीं हो जाएगा कि राइट। अब देखो, अब ध्यान सुनना, यहां पर है ना कुछ पॉइंट्स तुमको बताए ना, इसको एक बार वापस से देखते हैं फटाफट। क्या बोल रहे हैं? ऑन 31 मार्च ऑन बिफोर आपको DIN अलॉट हुआ है, आपको DIR 3 फाइल करना होगा, EDIR, ठीक है, ये वेब बेस्ड भी है। अब जो है इसका सब्स्टिट्यूट हो गया है, मतलब अल्टरनेटिव्स हैं, वेब बेस्ड DIR 3 भी आप फाइल कर सकते हैं। वेब बेस्ड का मतलब MCA वेबसाइट पे। फिर ड्यू डेट कितना बोला? 30 सितंबर तक आपको DIR 3 फाइल करना है, और सर कर देंगे, पर्टिकुलर्स बता देंगे। प्रीरिक्विजिट्स क्या है इसके लिए? हमें हमारा पर्सनल मतलब डायरेक्टर का पर्सनल मोबाइल नंबर, उसका पर्सनल ईमेल एड्रेस और मोबाइल, और ऐसा याद रखिएगा ईमेल आईडी जहां पर वो OTP रिसीव कर सके, ताकि कंफर्मेशन तभी तो होगा पर्टिकुलर यही पर्सन डायरेक्टर है, इसकी आइडेंटिटी क्लियर होगी, ठीक है। प्रीरिक्विजिट्स हमने देखा, कोई सर्टिफिकेशन की बात करी, सर्टिफिकेशन मतलब जो पर्सन है ये डायरेक्टर है वो डिजिटल सिग्नेचर करेगा उसको, एंड आपको किसी PCS PC या कॉस्ट अकाउंटेंट से इसको सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। ऑलराइट सर। एप्लीकेबिलिटी, जी हाँ, अगर आप डिस्क्वालीफाइड भी हो गया सेक्शन 164, ऑलराइट सर, डिस्क्वालीफाइड हो गया है, इन दैट केस स्टिल आपको DIR 3 फाइल करना है। डीएक्टिवेशन की बात करें, अगर आपने फाइल नहीं किया तो एमसीएस डीएक्टिवेट कर देगा। एंड अगर हम बात करें लेट फी का 5,000 रुपीज सर, और रजिस्ट्रेशन 12A डायरेक्टर्स केवाईसी प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डीएक्टिवेटेड DIN। ऑलराइट सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, करना एक बार देखो। आओ अब ये आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यार, ये 4 नंबर का आ गया ना, और तुमने अभी मेरी बात ध्यान से सुन ली, वो मार्क्स इजीली तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। हाँ, और ऐसे ही 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हर चैप्टर के अंदर मैं हर टॉपिक से डिस्कस कर रहा हूं, ये सब मिलाकर ना अजम्पशन बनता है, ट्रस्ट मी, इसलिए ध्यान से सुनिए, मिडिल से पढ़िएगा, याद भी कीजिएगा साथ में। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ई फॉर्म एक्टिव किसके लिए? कंपनीज के लिए। कौन सा रूल? रूल 25A। बोलो मेरे साथ में, रूल 25A। सर किसका रूल है? सर ये रूल किसका है? इनकॉर्पोरेशन 2014। क्या मतलब सर? रूल 25A, वन मोर टाइम, रूल 25A एक्चुअली याद रखना, कंपनी से 2013 में इनिशियली ये सब नहीं आ गए थे, ये लेटर ऑन रूल्स ऐड किए गए अमेंडमेंट्स के थ्रू, एंड देन ई एक्टिव फॉर्म मैंडेटरी किया गया। क्योंकि है ना, आपको याद होगा इन ईयर 2018 ना पता लगा करीबन डेटा मुझे जितना याद आ रहा है, यू नो व्हाट, इन लैक्स ही था, लगभग 2 लाख अराउंड। आप बिलीव करेंगे, आरओसी ने अभी यू नो एक एमसी ने न्यूज भी रिलीज किया था, न्यूज़पेपर, कि अराउंड 2 लाख कंपनीज ऐसी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, रिकॉर्ड में तो है पर उनका अता पता नहीं है कहां है, कौन है। मतलब बेसिकली हम ये कहें तो एक तरीके से यू नो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का मिसयूज किया जा रहा था। आपने जैसे सपोज एक इंसान ने एबीसी लिमिटेड कंपनी बना दिया, कोई अपडेट्स वगैरह नहीं कर रहा, अपडेट कंपनी बनाया क्यों है? कोई एसेट्स ट्रांसफर करना है, एसेट्स हाइड करना है क्रेडिटर से बचाने के लिए, या टैक्स एविएशन के लिए करना है, बट वो कंपनीज पर्टिकुलर पर्पस से बनाया, अचीव कर लिया, छोड़ दिया, उनको पद पकड़ मारा है। तो ऐसी कई सारी रिडेंडेंट कंपनीज को आरओसीज ने देखा कि हमारे रिकॉर्ड में तो बहुत सारी पड़ी हुई है, एमसी ने कहा सुनो ऑर्डर निकालो सबके लिए, सबको डीएक्टिवेट मारो। ट्रस्ट मी, चेक करना, 2018 का केस है, न्यूज है। ऑलराइट, सो यहां पर ध्यान समझेगा, इस फॉर्म को लाने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि भाई हमें पता रहना चाहिए कंपनी एक्टिव कंपनी है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, इसके लिए ई एक्टिव फॉर्म की जब हम बात करते हैं, मेरे साथ बोलो, ई एक्टिव फॉर्म की जब हम बात करते हैं, ई फॉर्म एक्टिव, ये कह रहा है रूल 25A। रूल 25A किसका है? इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 कहता है एवरी कंपनी, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो, आपको करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2017। ऑन और बिफोर मतलब बोला इसके बाद 2017 के बाद से तो बोला सबके लिए मैंडेटरी है, बट कह रहा है ऑन और बिफोर दिसंबर 2017। 2018 का डेटा डिस्क्लोज करके बता रहा था अभी आपको मैं, ठीक है।
क्या मैंडेटरी है? फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी एंड रजिस्टर्ड ऑफिस इन ई फॉर्म एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशंस, ताकि आरओसी ये चेक कर सके, इंश्योर कर सके कंपनीज क्या एक्टिव है। किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस से, चीट करने के पर्पस से या कोई मेलाफाइड प्रैक्टिस करने के पर्पस से कंपनी को आप रन नहीं कर रहे हो। बात पकड़ में आ रहा है? ऑन बिफोर 15 जून 2019, ये मैंडेटरी कर दिया गया था। 15 जून 2019 तक लास्ट डेट दिया गया था। इतना टाइम दिया था भाई कि आप ना ई फॉर्म एक्टिव फाइल करें। क्या करना था? कंपनी की कुछ बेसिक पर्टिकुलर्स बता देते हैं अभी, ठीक है। बेसिक पर्टिकुलर्स जैसे जनरली कंपनी का सिम के बारे में, कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, मेमोरेंडम आर्टिकल से बेसिक सारी डिटेल्स कंपनी की आपको बतानी है, प्लस उसका स्पेसिफिकली आपको रजिस्टर्ड एड्रेस बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत केसेस मैंने बताया ऐसे हैं कि एड्रेस ही एड्रेस पे से एक ही बिल्डिंग के अंदर 3 कंपनी रन हो रही है। अरे वाह, और रियलिटी में एक्चुअल एक कंपनी एक्टिव है, बाकी 2 कंपनी आपने बनाया सिर्फ फ्रॉडुलेंट पर्पस से था। तो वैसे बहुत केसेस पकड़े गए थे। आप समझ में आ रहा है आपको? तो ई फॉर्म एक्टिव रूल 25 है, इनकॉर्पोरेशन रूल नंबर 14 कहता है ये मैंडेटरी है जी, फाइल करना पड़ेगा। जो भी कंपनीज ऑन बिफोर, बोलो दिसंबर 2017 के बाद से पहले, सॉरी, इनकॉर्पोरेट हुआ है 2017 के दिसंबर से पहले जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, मैंडेटरी है। बोलो ठीक है। अब बोलो, ध्यान सुनो, एक्सक्लूजन्स बाय द रीजन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। बहुत ध्यान सुनना। कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, और बोथ, मतलब फाइनेंशियल भी नहीं डाला, एनुअल रिटर्न फाइल किया, आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फाइलिंग ई फॉर्म एक्टिव। इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है? जिन कंपनीज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पे सेक्शन 137, बोलिएगा मेरे साथ में, एनुअल रिटर्न इस पे सेक्शन 92 फाइल ही नहीं किया है, क्या कह रहा है? आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फाइलिंग ई फॉर्म एक्टिव unless such companies is under management disputes and registrar has recorded the same on the register। अब कह रहा है कि अगर कोई मैनेजमेंट डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये एक्सेप्शन है। ध्यान सुनना, ये ध्यान सुनना। हम जब मैनेजमेंट डिस्प्यूट कर रहे हैं तो मेरे बच्चे लोगों ने याद होगा पढ़ा था क्या? ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। जनरली केसेस किसी से रिलेटेड कर रहे थे, हम डिस्कस किए थे मिस मैनेजमेंट। अब कोई मैनेजमेंट डिस्प्यूट अराइज होगा, किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को लेके ही झगड़ा अराइज हो गया और मामला मान लीजिएगा सपोज कोर्ट में गया हुआ है। अरे यार, कोर्ट में गया हुआ है, कहां गया हुआ है? कोर्ट में या एनसीएलटी। हाँ, और एनसीएलटी ने क्या रखा है कि भैया अभी इस स्टेटस को स्टेटस को एज इट इज रखिएगा, ऑर्डर रहा क्या स्टेटस को एज इट इज रखिएगा, तो भैया अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे केसेस में एक्टिव फॉर्म तक एक्सेप्ट कर लेंगे। मैनेजमेंट डिस्प्यूट अराइज हो गया, रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहा है, पार्टीज एग्री नहीं कर रही हैं, मैनेजमेंट में यू नो गड़बड़ी हो गया है, बोर्ड्स किसी पर्टिकुलर मैटर पे एग्री नहीं कर रहा है, या शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर के स्टैप्स को लेकर। तो जितने केसेस लगभग हम जो देखते हैं ऑपरेशन इनमें मैनेजमेंट के केसेस में लगभग जो मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स हमने कंसीडर किए हैं, आई होप याद है सारी बातें आप लोगों को, उन डिस्प्यूट्स को लेके या तो कोई ऑर्डर है कोर्ट का या एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया हुआ है कि अभी भैया मामले को एज इट इज रखना है ताकि हम लोग फैक्ट्स को प्रॉपर्ली कंसीडर कर सके। अब ऐसे केसेस में आरओसी कह रहा है क्या करूं भाई, मैं फॉर्म लूं नहीं लूं? एक्टिव फॉर्म ले सकते हो इन केस ऑफ मैनेजमेंट डिस्प्यूट। बट अगर आपने अपनी फाइनेंशियल्स फाइल नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो अच्छी बात है, अब आरओसी के पास पहुंचे, आरओसी ये हमारा एक्टिव फॉर्म लो, बोला नहीं, पहले फाइनेंशियल्स दिखाओ, साथ में फाइनेंशियल्स और रिटर्न दिखाओ। ये बहाना नहीं चलेगा कि एक्टिव फॉर्म लगा दिया और फाइनेंशियल्स और एनुअल रिटर्न तुम फाइल नहीं करोगे, ऐसी बात पकड़ मारा है। सेक्शन 137 और 92 की वायलेशन नहीं चलेगी, याद रहेगा। एक्सक्लूजन बाय रीजन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, एक्सक्लूजन बाय रीजन ऑफ नॉन कंप्लायंस, एक्सक्लूजन ऑफ बाय रीजन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। ऑलराइट सर, आता है फिर एक्टिव और नॉन कंप्लायंट बाय द रीजन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। इन केस ऑफ अ कंपनी डज नॉट इंटीमेट the said particulars of such companies are marked as active non-compliant on or after 16 जून 2019, क्योंकि भैया 15 जून तक15 जून 2019 ने लास्ट टाइम दिया था, टाइम बहुत होता है, लेकिन फिर भी फाइल नहीं किया तो आरओसी बड़े ही प्रेम से और इज्जत के साथ में क्या लिख देगा, active non-compliant company shall be liable for action under section of 12 subsection 9। मतलब आप समझ रहे हो ना, आप एनसीएलटी को जा सकता है वो कि सर ये गड़बड़ कर रही है, इसको उठा के बंद करो कंपनी को, मतलब वाइंड अप करो। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो मैं इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लो यार। एक अच्छा क्वेश्चन है
एग्जामिनर आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछ सकता है और ये प्रैक्टिकली है, मतलब जनरली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्लाइंट इस तरीके के क्वेश्चन क्वेरीज लाते हैं और एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। कहता है डिसएडवांटेज फॉर एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनीज। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको पर्टिकुलर कंपनी का बोर्ड आपसे एडवाइस मांग रहा है कि अगर हम एक्टिव ई फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं करते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो आपको एडवाइस करना है। तो क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे जिन एस्पेक्ट्स को, इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि क्वेश्चन और भी बन सकता है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज होती हैं आइएगा अभी याद भी करेंगे। That no request for recording of the following event-based information or changes shall be accepted by the registrar from the such companies marked active non-compliant unless e-form is filed। बात पकड़ में आ रहा है, जब तक आप e-form एक्टिव फाइल नहीं कर देते हैं आपसे ROC HS7 PAS3 DIR12 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहले मेरे साथ याद करो, HS7 किसकी बात करता है, चेंज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, याद हो रहा होगा। फिर PAS3 बेसिकली रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हम लोग डालते हैं, जिसमें बोलते चेंज इन द पेड अप शेयर कैपिटल, क्या हो रहा है। एंड DIR12 का मतलब क्या है, चेंज इन डायरेक्टर्स, चेंज इन डायरेक्टर्स की इंटीमेशन देनी पड़ती है DIR12 में, और KMPs की देते हैं हम लोग DIR12 में, याद आ रहा होगा। कहता है लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां वो एक्सेप्ट करेगा, जैसे डायरेक्टर के केस में DIR12 एक्सेप्ट कर सकता है। कब, जैसे कोई सेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, अब ये थोड़ी ना है किसी डायरेक्टर का सेशन मतलब छूट गया, कर गया, उसका टर्म जो था कंप्लीट हो गया, तो उसका आप इंटीमेशन दे सकते हैं, बुला एक्सेप्ट करेगा। या अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन सच केस इन सच कंपनी वेयर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर लेस देन द मिनिमम नंबर प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149, मतलब 3 और 2, आपको याद होगा प्राइवेट कंपनी 2 और 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, उससे भी कम हो गया, मतलब स्टैट्यूटरी मिनिमम से भी कम हो गया और आपको अब अपॉइंट करना पड़ रहा है किसी को। On the count of disqualification of all or any of the directors under section 164। तो पहला क्या सीखा हमने, सेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, सेशन हो गया जी, टर्म में पूरी कंप्लीट हो चुकी है जी, इसकी इंटीमेशन देनी है कि मिस्टर ABC जो भी डायरेक्टर थे आज के डेट में डायरेक्टर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखिएगा, जब हम बोलेंगे यहां पर कि कोई सी डायरेक्टर की आपने अपॉइंटमेंट करी है और वो अपॉइंटमेंट का रीजन ये है कि वो स्टैट्यूटरी मिनिमम से कम हो गए थे डायरेक्टर, वो क्यों हो गए थे, क्योंकि सेक्शन 164 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से सारे डायरेक्टर्स या जो डायरेक्टर था वो हमने क्या डिस्क्वालिफाइड हुए, उससे मिनिमम भी, मतलब जो 2 इन केस पर प्राइवेट कंपनी और 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वाला मिनिमम स्टैट्यूटरी भी कम हो गया। ऐसा केस में अपॉइंटमेंट, ठीक है भाई कर लो अपॉइंटमेंट, दिया तो तुम्हारा एक्सेप्ट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर इन सच कंपनी वेयर DINs of all or any of its directors have been deactivated। अब समझो मुझे की बात, अब एक मिनट इंटरेस्टिंग बात समझना, जिन डायरेक्टर्स जिन पर्सन ने DIR3 फाइल नहीं किया होगा उनका DIN, अब डेट क्या था 30 सितंबर लास्ट डेट था DIR3 फाइल करने का, मतलब अपनी KYC करवाने का, उन्होंने नहीं करवाया तो उनका DIN क्या होगा, डीएक्टिवेटेड होते कि वो डायरेक्टर लोग रहेगा अभी नहीं, बोला सर दिक्कत हो गया, तो क्या करना है, डायरेक्टर लेस कंपनी चलाएं, नहीं हो सकता, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, हाँ जी मैंडेटरी है। अब समझना क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना है कि एक प्रोविजन बना के दूसरे प्रोविजन की वायलेशन करते हैं। आपने पढ़ा होगा रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मैं उम्मीद करता हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पर आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हम एक जब भी किसी पर्टिकुलर रूल को या लॉ को या प्रोविजन को पर्टिकुलर प्रोविजन के एक्ट में लिखे सेक्शन को अगर जब इंटरप्रिटेट करते हैं तो उसका ऐसा इफेक्ट नहीं दो दूसरे प्रोविजन के इफेक्ट को खत्म कर दे। अब ऐसा नहीं है कि आप जब ये बोल रहे हैं कि डिस्क्वालीफाइड हो गया, डायरेक्टर लेस कंपनी हो गया और बोला यार कह रहा मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा फॉर्म, बोला क्यों ना हम तो नहीं करेंगे DIR12, अरे भाई समझो डायरेक्टर लेस कंपनी है तो यहां पर ये सेकंड चांसेस ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर DIR12 एक्सेप्ट होगा। कौन कौन सा, पहला बोलो सेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, सेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर एनी ऑफ द डायरेक्टर इसमें सेक्शन 164। इसके अलावा याद रखो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द डायरेक्टर्स और एनी ऑफ द डायरेक्टर्स देन हैज बीन डीएक्टिवेटेड। ठीक है सर। फोर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और अंडर IBC। अब मान के चलेगा कोई मैटर कोर्ट में गया या ट्रिब्यूनल उसको हियरिंग कर रहा है और उसने ऑर्डर पास किया है, तो भैया ऐसा थोड़ी ना है कि अब भाई ट्रिब्यूनल या कोर्ट तो सारे फैक्ट्स कंसीडर करने के बाद ही करेगा, परमिट करेगा कि भाई कंपनी में इस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करूं, तो उसने बोलेगा ना
हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे करना पड़ेगा भाई। तो 4 ही ऐसे केसेस हैं। अभी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बन जाता है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ना, ये सिचुएशन दे सकता है आपको एग्जामिनर। अब एग्जामिनर इनको चारों में से आपको सिचुएशन दे सकता है और आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर द आरओसी यू नो हैव टू एक्सेप्ट और नॉट द DIL3। आप समझ रहे हैं? सेशन ऑफ एनी डायरेक्टर ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्टिल कंपनी नॉन कंप्लाइंट है, फिर भी करना पड़ेगा DIL12 एक्सेप्ट। अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल और एनी अदर डायरेक्टर सेक्शन 164, भैया उसकी भी अपॉइंटमेंट का DIL12 एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या डीएक्टिवेट होगा डेन, तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या लास्ट वन कोर्ट का ऑर्डर है या फिर एनसीएलटी का ऑर्डर है, तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया कोर्ट कह रहा है या एनसीएलटी कह रहा है, चलो अपॉइंटमेंट करो उस पर्टिकुलर पर्सन का एज डायरेक्टर। INC 28 रजिस्टर्ड ऑफिस। हाँ सर, हमने अपना सर हमने अपना ना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया है सर। हम बताने आए थे INC 22 के अंदर, प्लीज इसे नोट कर लीजिए यार। हर जगह जाओ, पहले कौन सा फॉर्म भरो? एक्टिव, ई एक्टिव फॉर्म या INC 28 अमलगमेशन डीमर्जर के ऑर्डर्स को फाइल करना है। जी हाँ, NCLT ऑर्डर, जी हाँ NCLT ऑर्डर पढ़ा है ना। अमलगमेशन मर्जर का जब ऑर्डर अप्रूव हो जाता है, NCLT अप्रूव कर देता है, तो INC 28 के अंदर फाइल करते हैं ऑर्डर ऑफ द NCLT। लेकिन आरओसी नहीं लेगा। इंपॉर्टेंट बात है, इतना सा याद रखना। क्या हो रहा है अब देखो, इंपॉर्टेंट बात, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस वेयर आई न्यू इट। ये बदतमीजी करेगा बीच में। आइए देखते हैं। वेयर अ कंपनी फाइल्स ई फॉर्म एक्टिव on or after 16 June 2019, the company shall be marked as active compliant on payment of 10,000 rupees। 10,000 रुपया फीस पे करना पड़ जाएगा। तो अच्छा है, अब तो अच्छा क्या है, जिन्होंने कर लिया है, राइट। एनीवेज, सो आई होप ये पॉइंट्स आपको भी क्लियर होंगे। कंपनी से रिलेटेड हमने KYC में देखा, जो कि इंपॉर्टेंट ई एक्टिव फॉर्म करना है, ठीक है सर, याद हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग भी यहाँ कवर कर रहे हैं, ICAI गाइडेंस ऑन नो योर मेंबर्स। ऐसा क्यों करा ICAI ने? भाई मैंडेटरी इसलिए कर दिया 2016-17 से, जब आप अपनी एनुअल मेंबरशिप फी पे करेंगे, जो कि यहां से बोला गया 2016-17 से, तो आपको नो योर मेंबर ICAI को, जी हाँ नो योर मेंबर मतलब जो ICAI के मेंबर्स हैं, जी हाँ आप भी बनने वाले एनुअल टाइम में, आपको अपना KYC करवाना पड़ेगा। KYC का मतलब अपने पर्टिकुलर्स और 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एक तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ। 2 ढंग से सुन लो, बस ज्यादा नहीं करना दौड़ना इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अब अगर किसी भी आपकी पर्टिकुलर आईडी, जैसे पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ठीक है, वोटर आईडी है, अगर ये आधार कार्ड ऑफ कोर्स, इन आईडीज के अंदर अगर आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपकी फोटो भी है साथ में और आपका एड्रेस भी है, बात पकड़ मारा है, तो अकेली आईडी ही सफिशिएंट है। अगर ऐसा होता है, सपोज किसी के अंदर आपका पर्टिकुलरली आपका फोटो है, वैसे जनरली आजकल आईडीज के अंदर कवर होता है आपका फोटो भी, साथ के साथ आपकी एड्रेस भी होती है। बट अगर कोई ऐसी आईडी है, यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बताया गया, जिसके अंदर आपका आइडेंटिटी तो है बट एड्रेस नहीं है, स्पेसिफिकली कंफर्म या प्रेजेंट एड्रेस नहीं है, तो उसमें उन्होंने बोला कि जनरली आप क्या कर सकते हो, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या अदर यूटिलिटी बिल्स हैं जिसमें आपके स्पेसिफिकली प्रेजेंट आपका एड्रेस मेंशन होता है, वो आप इंटीमेट करेंगे किसको, ICAI को। ये बताया गया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? ताकि मेंबर्स की आइडेंटिटी क्लियर हो। जो भी एंटी एलिमेंट्स हैं, एंटी एलिमेंट्स समझ रहे हैं ना, जो मेंबर्स की आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी यूज करके या किसी भी तरीके से किसी मेलाफाइड प्रैक्टिसेस करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसे हम रोक सकें। ये पर्पस था ICAI का। अब यहाँ पर सर ये मुझे रीड करना है, पूरा नहीं रीड करना है, सिर्फ मैंने जो भी समझाया उसका ध्यान रखिएगा। क्या कि आपको अच्छा 2-3 बातें और यहाँ सुन लेते हैं। जैसे 2016-17 का मतलब यहाँ पर मैंने बोला एनुअल मेंबरशिप फी पे करना है। सो आपको क्या करना है, उसी वक्त अपना KYM ऑफ कोर्स नो योर मेंबरशिप बताना है वंस इन अ 3 ईयर। कितना? वंस इन अ 3 ईयर्स, ये आपको करना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, सर अगर मान लीजिएगा कोई चेंज आ गया, तो अब मान लीजिए आपका जॉब चेंज हो गया, आपने अपना प्रोफेशन चेंज हुआ है या आपका कोई एड्रेस चेंज हुआ है, जो भी यहाँ पर आपके कुछ चेंजेस आए हैं, वो आपको ऐसा थोड़ा कि 1 इन 3 के अंदर वेट करते रहेंगे 3 साल तक, नहीं, वो आपको इमीडिएट इंटीमेशन देनी है उसकी। ऑलराइट, सिर्फ ये बात हमको इसमें याद रखना है। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए थे, एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। आओ देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ नो योर मेंबर परफॉर्मर फॉर ICAI मेंबर्स।
Know your member performer submitted by members of institute is required to be verified. Their identity details on similar lines with what that of the KYC used by banks. This KYM facility is expected to be prevent the identity theft of members by fraudulent elements and help the institute to maintain the updated information about the members. The members should submit 2 documents along with the KMP performer duly filled and signed. One document is proof of identity and another is document which serves as a proof of address. Alright, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, पासपोर्ट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडीज है, पैन है, आधार है. ऑलराइट, ये सिंपल वर्ड में कहूँ, जिससे आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते हैं और अपनी पर्टिकुलर्स, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन सारी बताते हैं, पर्टिकुलर जॉब की आपके हैं, ठीक है. तो वही सेम आपको यहाँ बताने हैं, ठीक है, और कुछ अलग नहीं है. ऑलराइट, अब यहां पर एक बात बोला है कि अगर किसी आईडी में आपका एड्रेस और आपकी आइडेंटिटी दोनों एक ही है, जैसे यूजुअली हम देखें यहाँ पर आधार है आपका, ठीक है, वोटर है, ठीक है, इवन ड्राइविंग भी है, पासपोर्ट है, ठीक है, पेन में नहीं होता है. पेन में आपका मान लीजिए स्पेसिफिकली अब अपना एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो क्या करूं सर मैं, तो आपको 2 आईडी लगेगा, एक आपको आइडेंटिटी पर बताना है प्लस आपको एक अपना एड्रेस का बताना है. अब जैसे मैं आपको पता है कि साहब आपका ये आइडेंटिटी है, यहाँ आपका जो भी खूबसूरत सा पिक लगा होगा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, यहाँ आपका नेम है, एड्रेस है, तो ये मेंशन है, तो ये आपकी आईडी प्रूफ सफिशिएंट है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी मतलब आपका पिक्चर भी दे रहा है प्लस आपको एड्रेस भी बता रहा है. ठीक है, मत देखिएगा इसको, घबरा जाएंगे आप, इस आईडी को मत देखिएगा. क्लियर हो रहा है? चलिएगा, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा सेशन को. नेक्स्ट क्लास आरसीडी के लिए तैयार रहिएगा. मतलब आज का टेस्ट भी साथ करना है, आरसीडी का क्लास भी तैयार करना है और एसएडी टेस्ट भी करना है, और कोई भी रेगुलर टेस्ट को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, एग्जाम्स आने वाले हैं, टारगेट हमारा एग्जाम्शन ही है हर बार की तरह. ऑलराइट, चलिए, गुड बाय, टेक केयर.